नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का बात अत्यंत ही गंभीर है, इसलिए चीला चीली नहीं, शांति से, ठंडे दिमाग से और आराम से आपके सामने रखूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे बात में दम है, मैं सच कह रहा हूं, तो कृपया अपना आशीर्वाद दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज एक अत्यंत ही इस ज्वलंत कहिए, जरूरी कहिए, मुद्दा कहिए या कहिए कि कुछ भी नहीं, वो आपके ऊपर है। एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं जो भारत में बिल्कुल ही संभव नहीं है। मित्रों, दुनिया में दो महत्वपूर्ण लोकतंत्र हैं। कहा जाता है कि अमेरिका का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका से क्षेत्रफल, जनसंख्या, हर हिसाब से हम आगे हैं। बेईमानी, करप्शन में भी हम बहुत आगे हैं। अमेरिका कुछ तकनीक फकनीक, अर्थव्यवस्था वगैरह में आगे होगा, बाकी हम बहुत आगे हैं। तो इस मुद्दे पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि दोनों देशों की तुलना किया जाए। एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, मतलब लोकतंत्र। लोकतांत्रिक मूल्यों में कहा जाता है कि भाई, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, होती है। पत्रकारिता स्वतंत्र होनी चाहिए, होती है। पुलिस निष्पक्ष होनी चाहिए, होती है। सरकार के सारे तंत्र, हर कल पुर्जा अपना ठीक ठाक, चाक चौबंद और स्वतंत्र होना चाहिए। यही लोकतंत्र का मूल आधार है। आपको पता है, अमेरिका में चुनाव चल रहा है। भारत में तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का इतना ज्यादा प्रसारण हो रहा है जितना भारत के राष्ट्रपति का नहीं होता। क्योंकि मुझे मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे भारतवासियों को, इसलिए उतना चर्चा नहीं होता जितना अमेरिका का होता है। हर चैनल पर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है। तो अब उस पर मैं नहीं बोलूंगा, आप सबको पता है कि अभी तक परिणाम नहीं आया है। बात करूंगा एक बहुत ही अनहोनी घटना, भारत के लिए। अमेरिका के लिए अनहोनी नहीं, अमेरिका रूटीन है। आपसे बात करूंगा कि बड़ा अनहोनी घटना मेरे हिसाब से है भारत के लिए। घटना यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, राष्ट्रपति, बहुत फर्क है। नरेंद्र मोदी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों में बड़ा फर्क है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संबोधन था। आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी को मैं सादरपूर्वक बोलता हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे सहायता के लिए कृपया आए या लिख करके मुझे बताएं। आप जैसा आदमी मेरे को सुन रहा है तो मेरा मार्गदर्शन होगा। आके कहेंगे तो हौसला बढ़ेगा, लिख के कहेंगे तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जाइएगा मत, ये अनुरोध है आपसे। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट आज टीवी पर संबोधन दे रहे थे, टीवी पर अपनी बात रख रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। भारत से होके गए हैं ना, तो यहाँ का कुछ हवा लग गया। भारत वाले लोग भी वहां पर गए हुए हैं, तो हो सकता है ना, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं, प्रभाकर जी सुनते होंगे कि हिनुआना के साथ रह करके हिनुआना रंग बदल देता है। तो कुछ असर होगा, फेंकने लगे बेचारे। अमेरिकी चैनल ने उनका संबोधन को बीच में रोका। सिर्फ रोका नहीं, ये नहीं लिखा कि तकनीकी खामी से रोका, एंकर आकर के बोला, वो जो हमारे यहाँ के एंकर आते हैं, कि सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर सेइंग फॉल्स। क्षमा करेंगे राष्ट्रपति जी, आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए आपके प्रसारण को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। विश्वास मानिए, आज पहली बार मुझे अफसोस हुआ कि मैं अमेरिका काहे नहीं 2-4-10 साल के लिए होके आया। बेमतलब जा करके वैसे घूम के आ गया था, हवा लेकर के। क्या ये भारत में संभव है? आपने देखा होगा कि भारत में सारे समाचार चैनलों पर यह बताया गया कि मैं उस कोरोना वैक्सीन को फ्री में दूंगा, जिसका अभी इजाद ही नहीं हुआ, मतलब बना ही नहीं है। अब उसके कई चरण बाकी है और चुनाव कल लास्ट है। कोरोना वैक्सीन चुनाव कल बिहार में लास्ट है। वित्त मंत्री जी उसको फ्री में बांट रही है, वो चीज जो चला ही नहीं। विश्वास करिए प्रभाकर मिश्रा, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, मैं बड़ा अफसोस किया कि यार मैं भी चांद पर प्लॉट वाला बात बोल देता कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको चांद पर प्लॉट दूंगा। मेरे पास तो था, मैं बोला आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको चांद पर प्लॉट दूंगा। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मैं ये नहीं कह सका। हमारे समाचार चैनल वो दिखा देते। कभी अपने देश में भी ऐसा होगा क्या प्रभाकर जी? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कैसे होगा? आप समाचार चैनल वाले लोग दो खेमे में बैठ गए। मैं आपके नाम नहीं ले रहा, समाचार चैनल बिरादरी के आप हैं,
हालांकि आप मतलब अध्यापक भी हैं, शिक्षा भी, समझदार होशियार भी हैं, लेकिन आपका प्रथम पहचान ये है कि आप एक समाचार चैनल के लिए कार्यरत हैं, देश के बढ़िया पत्रकार हैं। एक मिनट, अब आपके बात पर कहता हूं। एक पत्रकार अरेस्ट हुआ, मैं पहला आदमी था जो कहा कि पत्रकार की स्वतंत्रता पर हनन अरेस्ट नहीं होना चाहिए। बाद में पता चला कि वो एक एंगल है, आप ही ने तो लिखा था कि वो एक सुसाइड नोट भी है। अलग बात है कि उस सुसाइड नोट के बहाने ही उस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। पत्रकार गिरफ्तार हुआ तब जब वो स्ट्रीम एक सरकार के विरुद्ध गया, या वो पत्रकार गिरफ्तार हुआ इसलिए कि वो एक सरकार के विरोध करने की साहस किया? दोनों ही गलत है मेरे हिसाब से, दोनों गलत है मेरे हिसाब से। मतलब एकदम हद तक सरकार की आलोचना करना और उसका कोई बढ़िया काम ना बताना भी गलत है। दूसरा, सरकार का एकदम चमचागिरी करना कि जो वो कह रहा है वो सही, खाता ना बही, जो माननीय नेताजी ने कह दिया वो सही, वो अत्यंत ही गलत है। मेरे हिसाब से दोनों गलत है। आदरणीय प्रभाकर मिश्रा जी, मेरा मानना है कि अगर पत्रकार कहीं है तो कहां है जो निष्पक्ष है? अब जैसे आप जैसे लोग हैं तो आपके चैनल में चलेगी कहां? आपके चैनल में तो आपको बोला जाएगा ये बाइट लेके आओ और चलाओ। आपका अपना वर्जन आपका चैनल दिखाएगा नहीं। अगर जहां कहीं पत्रकारिता करते नजर आएंगे वो बोलेगा जी कोरोना में छटनी हो रही है। ये एक अफसोस है। हाँ, लेकिन हम आशावादी लोग हैं, उम्मीद तो पाल सकते हैं। अब ये कहां उम्मीद था कि 370 हटेगा? हट गया ना। कहां उम्मीद था कि 15-15, 20-20, 30-30 साल के राजनीतिक लोगों के मुकाबले पूरे 30 वर्ष का एक लड़का मुकाबला दे देगा और लोगों को परेशानी होकर अंत में हाथ जोड़ना पड़ेगा कि कृपया क्षमा करिए, मेरा अंतिम में है, माफ कर दीजिए। ये कहां उम्मीद था? कुछ उम्मीद नहीं था। तो हमारे लोकतंत्र में कुछ भी संभव है, हो सकता है ऐसा दिन आए। हम इसी बात पर आज चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, अभी अभी एक चैनल पर मैं समाचार देख रहा था। अमूमन मैं 8 बजे 9 बजे के बाद ही समाचार देखता हूं, दिन भर देखता नहीं। ये रिया चक्रवर्ती के टाइम से बात आया था कि प्रॉब्लम आ गया था। असल में मेरा बेटा केदारनाथ की यात्रा पर है, उसका तुरंत फोन आ गया, तो मैंने कहा कि उसका फ़ोन उठा लें, कुछ ज़रूरी काम का था क्योंकि इतनी दूर यात्रा पर है। लेकिन उसने यही कहा कि मैं सोने, उसको पता है कि मैं 10 बजे से लाइव होता हूँ, वो डिस्टर्ब करता नहीं मुझे, लेकिन फ़ोन किया तो मुझे उठाना पड़ा। आप सबसे क्षमा चाहते हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए उसकी यात्रा मंगलमय हो। मैं ये बात कर रहा था कि एक समाचार पर मैं अभी सुन रहा था कि फलाना वाला चैनल, आपका चैनल इतने पुरस्कार ले लिया है। ये सभी चैनल, जो चैनल देखेगा ना, जब पुरस्कार चैनलों की बढ़ती है तो सभी कहते हैं कि सबसे ऊपर आपका चैनल। ये सारा मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि यार हम लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उलब में वो जो सम्मान समारोह रखते हैं ना, जिसने चंदा दिया उसको सम्मानित कर देते हैं, 200 रुपये की मेमेंटो मिलती है, 50 रुपये से 200 रुपये का आराम से मिल जाता है। तू भी दे, चंदा ज्यादा दिया तो बड़ा वाला देंगे, चंदा छोटा दिया तो छोटा वाला देंगे, प्रशासित पत्र देंगे, एमपी साहब से दिलवा देंगे। मैं क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं कि क्या चैनलों में ही होता है क्या? क्योंकि सभी चैनल कहते हैं कि सबसे ज्यादा पुरस्कार आपके चैनल को। अब प्रश्न बनता है कि किस बात का पुरस्कार? जिस चैनल को पुरस्कार की बात मैंने समाचार में देखा, माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन, वो भी तो पूरा चुनाव भर दिखाया जिसमें सिर्फ झूठ का पुलिंदा था। वित्त मंत्री जी का बिहार वाला घोषणा पत्र उस चैनल पर आया था जिसमें कोरोना वैक्सीन देने का प्रश्न था कि देंगे। क्या चैनल का एंकर ये बताया कि कोरोना वैक्सीन बना ही नहीं तो देंगे कहां से? एक भी समाचार चैनल वाले ने ये प्रश्न उठाया क्या? उसके चैनल पर कोई इंडिविजुअल लोग आया है वो भी नहीं उठाए। हाँ, विपक्ष वाला आया तो उठाया, उसका रेलेवेंट नहीं है क्योंकि विपक्ष अपनी विश्वसनीयता खो दिया है। क्योंकि विपक्ष अगर पक्ष में होता तो वो चांद पर प्लॉट काटने की बात करता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी बड़ा परेशान होंगे कि यार ये मेरे दिमाग में थॉट क्यों नहीं आया कि आप मुझे बिहार में चुनाव जीतो या मैं चांद पर प्लॉट दूंगा, पहला प्लॉट आपका नाम, सबको 50-50 गज। क्योंकि हम 2 रुपये के चावल, लैपटॉप मुफ्त में ये सब देते ही है ना, प्लॉट भी देने का। अब यहां तो राष्ट्रपति के चुनाव में घूस चलने लगा। मैं बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा। मैं बड़ा दुखी हुआ जब प्रणब मुखर्जी यूपी में जाकर के बोले कि मायावती जी को मैं जाकर के देखा, बिल्कुल बदनामी है। मायावती जी का घर एकदम निगम में पढ़ाती थी मायावती, निगम के पढ़ाई के पेंशन से बना हुआ है। धन्य हो प्रणब मुखर्जी, भारत के प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे आप, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप जाकर के इतना बड़ा झूठ बोला है। सिर झुक गया मेरा कि कहीं मैं भारतीय हूं। किसी चैनल ने ऑब्जेक्शन किया कि प्रणब मुखर्जी, करोड़ों के आप ही के सरकार की सीबीआई, आप ही के जांच एजेंसियां
अवैध संपत्ति की जांच कर रही है उसी मायावती पर जिसको आप क्लीन चिट करके दिया है। तो यहां तो राष्ट्रपति के चुनाव में रिश्वत चलने लगा, प्रलोभन चलने लगा, तो और की क्या बात किया जाए। क्या किसी समाचार चैनल का तो पुरस्कार किस बात का दिया गया? क्या इस बात का दिया गया कि एक बलात्कार पीड़ित लड़की का वो ड्रोन कैमरा से लेकर के क्रेन कैमरा तक शूट किया गया और चीला चिली किया गया, पुलिस और आईएएस अफसरों से धक्का मुक्की किया गया, झुकने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे, इस बात की बदतमीजी की गई। वही समाचार वाला शाहीन बाग में कहीं नहीं जाकर के धक्का मुक्की किया कि जो हमको शाहीन बाग में घुसने नहीं दे रहा। किसी समाचार चैनल को सांप सूंघ गया था। शाहीन बाग में तो किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, जिसके अंदर से बुलावा नहीं आ रहा था। वहां पर तुमने किसी चैनल को ये नहीं सुना कि जो कह रहा है कि जो हमको अंदर नहीं जाने दिया। किस बात का पुरस्कार आपको मिलता है? धिक्कार है। कोई पत्रकार अगर बढ़िया और सच्चा है तो शीश झुकाता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक जितने घोटाले एक्सपोज हुए हैं, जितने, वो सब के सब हमारे महान पत्रकारों ने किया है, तटस्थ पत्रकारों ने है। कोई जांच एजेंसी सीबीआई, आईबी ने नहीं किया। वो सब के सब घोटाले एक्सपोज किया है मेरे अपने पत्रकारों ने। लेकिन वो पत्रकार आज है कहां? या तो वो कहीं नेफ्ट में भेजे जा चुके हैं या उनका कोई सुनता नहीं। आज झूठ परोसने, झूठ बेचने और झूठ पर चर्चा करने का चैनल बन गया है। क्या ये संभव है? संभव हम कह रहे हैं कि हाँ संभव है, अगर अर्नव की रफ्तार पेंगुइन द्वारा रोका न जाता। संभव जी, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अर्नव की रफ्तार को पेंगुइन की तरह से रोका न जाता। लेकिन आज उनके साथ में है कितने लोग? आप एक आदमी हमको बता दीजिए कि कितना लोग अर्नव गोस्वामी के साथ है। मैं आपकी बात मान लेता हूं कि अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत हुई है और वो उद्धव ठाकरे के विरुद्ध सीधा सीधा बोलने से हुआ है। मैं आपकी बात मान लेता हूं। कितने लोग हैं? यहां भी दो फाड़ हो गया ना। आप टीवी पर, सोशल मीडिया पर आप देखें कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि जी एक आदमी कांग्रेसी है और दूसरा भाजपाई है। सीधा सीधा फेसबुक और सोशल मीडिया पर हम समाचार पढ़ रहे हैं कि एक आदमी कह रहा है कि अरे कितनी सुताई हुई गोस्वामी की, अरे रे रे सूजी है कि क्या हुआ यार, पता चला। पता चल जाता है कि वो कौन से पार्टी से बिलोंग करता है। एक आदमी कह रहा है कि बर्दाश्त नहीं होगी तानाशाही, पता चल जाता है कि वो कौन से पार्टी से बिलोंग करता है। तो कहां संभव है? कहां हमारा देश एक है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किसी घोटाले के एक्सपोज कर रहा है पत्रकार, इसमें कांग्रेस और भाजपा कहां से आ गई? इसमें राष्ट्रवादी पत्रकारिता और राष्ट्र विरोधी पत्रकारिता कहां से आ गई? आपका काम ही है राष्ट्र का समाचार लेना, जनता का प्रश्न पूछना, तो इसमें कहां प्रश्न है? तो जिस देश में जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय और समुदाय देख करके पत्रकारिता होगी, जिस देश में जात, धर्म, क्षेत्र, समुदाय देख करके राजनीति होगी, जिस देश में जात देख करके नौकरी होगी, जात देख के पढ़ाई होगी, जात देख के प्रमोशन पोस्टिंग होगी, वहां पर पत्रकारिता से जिंदा होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप? संभव ही नहीं है। संविधान में, मैं अब मेरे पास बड़ा गलत शब्द आ रहा था, मैं रोक लिया। हमारा संविधान ही दो तरह का दोहरा सोच रखता है। संविधान का एक धारा कहता है कि इक्वलिटी है, सबको सामान्य है। संविधान में कहता है कि जाति आधार पर जाति पाति का विद्वेष अपना फैलाएं, और उसी संविधान में लिखा है कि जल्दी से जल्दी जाति पात प्रमाण पत्र बना करके लाइए और नौकरी में पहला स्थान पाइए। अब देख लीजिए, हम संविधान का एक कॉलम पढ़ेंगे, एक पढ़ने जिसमें कहा गया कि देखो इक्वलिटी है, सब बराबर है। मतलब वोट लेना है तो आपका वोट सबका बराबर है, लेकिन अगर आपको नोट देना है तो फिर आपकी जाति आगे आएगी। और जात में अगर गरीबी वजह है तो बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि रामविलास पासवान का बेटा हेलीकॉप्टर से घूम रहा है, वो कौन सी गरीब की श्रेणी में आता है? मायावती के पास अकूत संपत्ति है, कौन से श्रेणी में आता है? लालू प्रसाद का बेटा हवाई जहाज में जन्मदिन मनाता है, मिनरल के पानी से हाथ धोता है, और कोई गरीब आदमी उसके साथ सेल्फी खिंचवाता तो उसका हाथ पकड़ करके ऐसे फेंकता है जैसे हमारे झटा फेंका जाता था। वो कौन से गरीब की श्रेणी में आता है? संसद में, विधायक में, प्रधानी में कौन सा वो गरीब आदमी आता है जो सुबह का खाना खाता है तो शाम का चिंता करता है? एक आदमी वो संसद में है। एक आदमी को रिजर्वेशन है कि भाई एक ऐसा आदमी आवे जिसके कपड़े के बदबू से लोग नाक पर कपड़ा रख लेते हैं, ऐसा आदमी संसद में गया है। वो जब जाएगा तब न कहेगा कि भाई कहां हम आ गए यार, इसकी बल्बे चार बंद करो और इसे हमारे गांव की पूरी झोगी बन जाएगी। वो आदमी जब संसद में आता है कहेगा कि बाप रे बाप, इस पैखाने में जितना खुशबू का लगाया हुआ, हम लोग तो मौका मिलता है ऐसे जाने में। कल मैं गया था एक बढ़िया लुटियन जोन के एक बिल्डिंग में, नाम नहीं रखूंगा,
तो जो सैनिटाइजर था ना वो हर लिफ्ट के पास रखा है, उसमें से गुलाब की खुशबू आ रही है। मैं बोला गुलाब जल? नहीं नहीं, गुलाब के फ्लेवर का है, ताकि माननीय लोग हाथ धोए ना तो उनको उस सैनिटाइजर की बदबू ना आवे। तो उसमें गुलाब का खुशबू ऐड किया गया, थोड़ा महंगा है। बताइए, जहां पर गुलाब की खुशबू की ऐड की हुई सैनिटाइजर दी जाती हो, वो कहेगा भैया इसको बंद करो, इससे 2 लोटा इसके पानी से हमारे गांव में एक चापाकल कटाओ, पूरा लोग नहा लेगा। मैंने एक स्टोरी चलाया था, एक विज्ञापन आ रहा था झरने का, नहाने वाले का। तो मैं बोला कि झरने के विज्ञापन पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि जितना इस झरने में पानी नुकसान हो रहा है ना, इतने से एक गांव के 10 घरों का पानी के पीने का समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि अभी हम अपने गांव में पानी के पीने की व्यवस्था नहीं कर पाए, लोगों को मीलों दूर जा करके लाना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें सवेरे उठ करके पहले पानी के लिए चली जाती हैं। क्या समाचार पर यह समाचार है? मेरा आज का प्रश्न यही है कि आप लोकतंत्र तो आप अमेरिका वाला चाहते हैं, लेकिन जो आपके तंत्र है वो आपको अमेरिका वाला नहीं चाहिए। क्योंकि यहां भारत में तो संभव ही नहीं है ना कि प्रेसिडेंट के स्पीच को बीच में रोक करके ये कहा गया कि सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर सेइंग लाई, आप यू आर रिलीजिंग योर स्टेटमेंट फॉल्स, आप गलत बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। ऐसा संभव है इस देश में हमारे? और अगर इस देश में ऐसा संभव नहीं है तो आप उस तरह के लोकतंत्र नहीं ले आ सकते जहां का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के याचिका को स्वीकार ना करे। नहीं नहीं नहीं, बेमतलब करो, हार गए हो, चलो जाओ। 264 उसको मिला है, 4 सीट चाहिए 70 होने में, 6 सीट चाहिए, अब जीत के भी क्या करोगे, जाओ तुम जाओ। ऐसा संभव है? क्योंकि हमारे यहाँ कोलिजियम सिस्टम पर जज रखा जाता है अपने अपने मतलब के लिए। तभी तो बड़े बड़े मामलों में, ऐसे ऐसे मामलों जिसमें सोचा जाता है कि सीधे इनकाउंटर वाला प्रोविजन होना चाहिए, उसमें जमानत मिल जाती है और वो जमानत दे करके जेल जाता है। आज तक 1952 से किसी नेता को कानून के शिकंजे के पीछे फांसी पर लटकाया गया या आजीवन बिहाइंड द बार किया गया। और छोड़िए नेता, छोड़िए संजय दत्त आर्म्स एक्ट का मुजरिम, जितना दिन सजा हुए उससे ज्यादा दिन पेरोल फेरोल पर लेकर के वो बाहर रहा। और हमारे गांव के एक आदमी है उसी तरह के केस में बंद है, उनको जमानतें नहीं मिलती, वो बेचारे सड़ रहे हैं जेल में। उनके बेटे का शादी हो नहीं गया, उनकी माता जी मर गई तब नहीं मिला, उनके पिताजी मर गए तब नहीं मिला, मिला ही नहीं। और संजय दत्त को अपने पत्नी का लिपस्टिक देखने के लिए मिल गया कि पत्नी की लिपस्टिक थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब कुछ तबीयत खराब है, उस बहाने उसको मिल गया। तो हमारा देश इस तरह का है। हमारा देश में सलमान खान पर बेजुनार जानवरों के निर्मम हत्या का इल्जाम है और वो पुलिस सामने ऐसे बैठा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग के बीच में ब्रेक पर बैठा हो और पुलिस वाला हाथ बांधे खड़ा, एक सरापा है, कहे कि मेहनत की बेकार, बोला क्या करोगे, टीवी में चल जाता है टीआरपी के लिए, इसलिए आना पड़ता है। और वहीं पर एक पत्रकार को घसीट के लेके जाया जा रहा है, कहां संभव है? तो इसका दोषी वो पत्रकार नहीं है, इसका दोषी वो सरकार नहीं, इसके दोषी आप हैं। आप सब वो लोग जो लोग मतदान के टाइम जलपान देखते हैं सबसे पहला, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से इल्जाम लगा रहा हूं कि आप सबसे पहले जलपान देखते हैं, उसके बाद मदपान देखते हैं, उसके बाद स्व का बेनिफिट देखते हैं, उसके बाद धर्म और जाति देखते हैं। तभी आपको इस तरह से बेचा जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अमेरिका में मुद्दे पर चुनाव होता है, वहां का चैनल बिकाऊ नहीं है, वहां का चैनल सरकार के अनुकंपा पर नहीं चलता, इसलिए वो कह सकता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट सॉरी, आई एम गोइंग टू स्टॉप योर ब्रॉडकास्टिंग, यू आर सेइंग लाई। ये संभव है। भारत में तो पता चलता है कि सरकार के विरुद्ध कोई समाचार चैनल चला दिया तो उसकी विज्ञापन रुक जाती है, उसका पत्रकार अभी जेल में है, बेमतलब के एक पुरानी केस को लिखा जाता है कि एक आदमी ने तेरे नाम पर सुसाइड का नोट दिया था, वो अंदर जा, वो चाहे क्लोजर हो गया हो। मैं छोटा मोटा कानून की जानकारी होने के नाते गिरफ्तारी हो सकती है, रीओपन भी हो सकता है, वो सब संभव है। लेकिन उस तरह के तो महाराष्ट्र में फाइलें भरी हुई है। कंगना रनौत को रात में नोटिस दिया, सवेरे गिरा दिया गया, और उसके बगल वाले मकान को 15 दिन से नोटिस दिया, कहा गया कि कोरोना में 2 महीने तक की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगा रखा है। लेकिन वो कंगना रनौत के लिए नहीं था। आप सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, एक भी नोटिस दिया, सो मोटो तो किया। गवर्नर साहब ने कोर्ट दिया, सरकार तेरी बर्खास्त कर देंगे, कोरोना काल में हाई कोर्ट का निर्देश है कि यह डिमोलेशन नहीं होगा। बोला किसी ने? विपक्ष चिल्ला रहा है तो विपक्ष रेलिवेंट हो गए, रेलिवेंट है ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए कि विपक्ष अपना वैल्यू खो गया है, क्योंकि विपक्ष पक्ष का कोई बात ही नहीं करता।
विपक्ष अपने पक्ष का बात करता है, जनता के पक्ष का कोई बात ही नहीं करता, तो जनता उसके साथ है नहीं, उसका सुनता नहीं। मित्रों, लोकतंत्र बचाना है। पार्टियां आएंगी जाएंगी। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि पार्टी बनेगी बिगड़ेगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, आएंगी जाएंगी, ये देश अस्थिर होना चाहिए, अमर होना चाहिए, अजर होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए। तो मित्रों, मोदी जी हैं, मोदी जी नहीं रहेंगे, क्योंकि जब इंदिरा जी नहीं रही, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण नहीं रहे, दत्तोपाई ठेंगड़े नहीं रहे, गुरु गोविंद गोलवरकर नहीं रहे, रजू भैया नहीं रहे, तो ये कौन से अमरत्व की दवा तो लेकर के आए नहीं है। लेकिन कल आप इस पर चर्चा करें कि मोदी जी ने फलाना काम गलत किया था, फलाना काम बढ़िया किया था, उससे बढ़िया कुछ आज चर्चा कीजिए, ताकि मोदी जी को पता चले कि मैं फलाना काम गलत कर रहा हूं, तो उनको ये बात का एहसास हो, ताकि उसको ठीक कर सके। अब मान लीजिए इंदिरा जी अभी किसी काम का ठीक कर सकते हैं, इमरजेंसी उनको लग गया और उनके चमचों ने भड़का दिया था, इमरजेंसी लगा दिया, चाह के भी अब इंदिरा जी आएंगी दोबारा धरती पर उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर मोदी जी के सामने कहा जा सकता है कि हे माननीय मोदी जी, हमें समझ में आ गया है कि आप कोरोना वैक्सीन जो दवा बेचने की बात करें वो सरासर झूठ है और ये देश के साथ छला हुआ है, तो अगले बार चांद पर प्लॉट बेचने की शर्त नहीं लगाएंगे। ये संभव है। फिर उन्हीं का अध्यक्ष हुए नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा है, जुमला बोल रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, माननीय अमित शाह साहब ने कहा था। हालांकि अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी के एक झूठ प्रचारित को सत्य में मोहर में बदल दिया। आप एक बात जान लीजिए, बड़ी स्पष्ट हो जाए। इस देश में दो झूठ मीडिया ने कहा, किसी ने चिपका किसी का नाम दिया, वो दोनों कह देता हूं, आज का चाहता हूं वीडियो लंबा ना हो। पहला झूठ, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा, राहुल जी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि फलाना कर्म, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि फलाना कार्य बताइए इस देश में एक फलाने नेता, मतलब बहुत बड़े नेता है, कि कार्य आलू डालूंगा सोना निकलेगा। वो उतना काट करके ये प्रचारित कर दिया गया कि राहुल गांधी का, राहुल गांधी चिल्लाते रह गए कि मैंने नहीं कहा, फलाना कहा था, सुन ही नहीं रहा कोई। असल में वो राहुल गांधी ने नहीं कहा था, किसी और का रेफरेंस कर रहे थे राहुल गांधी, वो उनके नाम से प्रचारित हो गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में इतना, देश का काला धन इतना ज्यादा विदेश में जमा है कि अगर सारा आ जाए तो आप एक हिसाब लगाइए, ऐसे जैसे हर भारतवासी के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए। मानो वो ये आजाब लगा रहे थे कि कितना रुपया हुआ, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे थे, मतलब ये नहीं कर रहे थे कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे मेरे जीतने के बाद, ये उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन अमित शाह इसको प्रमाणित कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख आएंगे, कि देखो वो एक चुनावी जुमला था। ये जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि अमित शाह के पास चुनाव व्यस्तता में वो सुने ही नहीं नरेंद्र मोदी का वो कार्यक्रम, क्योंकि उन लोगों के पास समय नहीं होता ना भाषण समाचार सुनने का। वो तो एडवाइजर टिप दे दिया, और एडवाइजर ने नहीं कहा होगा कि मोदी जी का मंशा ये था, मोदी जी ने ये कहा था। अब उसी बात पर जुमले की सरकार का विपक्ष को मौका मिल गया, जबकि असल में नरेंद्र मोदी जुमला नहीं बोले थे। नरेंद्र मोदी ने यह बोला था कि अगर ब्लैक मनी आ जाता है तो 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाते में, समझो इतना पैसा पड़ा, हिसाब बताने के लिए कह रहे थे कि 130 करोड़ गुणे 15 लाख, मतलब इतना रुपया बाहर पड़ा हुआ है। लेकिन एक सफाई नरेंद्र मोदी के पक्ष में देते देते अमित शाह ने उसको जुमलेबाज कह दिया, और आज जुमला बना हो गया। हमारे समाचार चैनलों ने किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि नहीं अमित शाह ये नहीं करें, मोदी जी ने ये नहीं कहा था, मोदी जी ने ये कहा था। समाचार वाले नहीं चला, ना ही समाचार वाले ने ये कहा कि नहीं आलू डालने के बाद राहुल गांधी ने नहीं कहा था, ये फलाना वाले नेता ने कहा था, वो उसको कोट कर रहे थे, उनके नाम से चढ़ गया। तो हमारे देश में समाचार चैनलों की स्थिति की दुर्गति पर आज इतना ही था, और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप उनकी बकवास सुनते हैं, तभी उनको मजा आता है। क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं, छोटा कंप्यूटर है हमारा, उसमें पता चल जाता है कि कितनों ने लाइक किया, कितनों ने व्यू किया, कितनों ने शेयर किया। तो समाचार वाले के पास तो बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, उसको पता होगा कितने लोग देख रहे हैं। अगर आप स्विच ऑफ कर दें तो आप छटपटा जाएगा कि यार लोग बकवास नहीं देख रहे, तो उसको बढ़िया परोसना पड़ेगा। लेकिन आपको तो हो चाहिए, तो आप हो करते रहिए। आप चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र के सारे खंभे मजबूत रहें, उनमें दीमक ना पड़े, तो उसको बीच बीच में हिलाते रहिए, क्योंकि जो दरवाजा नहीं खुलता ना, वो बाद में खुलेगा तो दीमक खाया हुआ होता है, और जो दरवाजे खुलते बंद होते हैं ना, उसमें दीमक नहीं लगता। तो हमारे लोकतंत्र के चारों खंभे में दीमक ना लगे, इसलिए इसको खोलते बजाते रहिए, ठोकते ठठाते रहिए, तभी जाकर के लोकतंत्र के सारे खंभे मजबूत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ लोकतंत्र का विजय हो, लोकतंत्र की ही जय हो, किसी इंसान से ज़्यादा भारत की जय जयकार हो।
यही मनोकामना, यही परिकामना के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, लोकतंत्र अमर रहे।